हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एग्ज़ाम वॉरियर चैनल में। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हम लोग राष्ट्रीय आय पढ़ रहे थे। राष्ट्रीय आय में मैंने 2 वीडियो अपलोड किया है, उसे ज़रूर देखिएगा। ये 3rd वीडियो है। इसमें कुछ चीज़ों को जैसे पिछले बार हमने जो है क्या क्या देखा था, नेट के बारे में देखा था। नेशनल क्या होता है उसके बारे में जाना था, ग्रास के बारे में जाना था। ये सब टर्म हमने समझ लिए थे। और इसमें जो है हमने दोहरी गणना की बात की थी, ड्यूअल काउंटिंग की बात की थी। तो ड्यूअल काउंटिंग क्या होती है उसे हम अभी समझाएंगे। फिर उसके बाद उससे जो रिलेटेड टर्म हैं जीडीपी, जीएनपी, उसको जो है समझाते हुए आपको चलेंगे। तो यहाँ देखिए हमारे पास कोई यदि प्रोडक्ट रहता है, हमारे पास कोई प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट यानी कि उत्पाद, किसी चीज़ का उत्पादन या तो वस्तु के रूप में होगा या तो सेवा के रूप में होता है। और इसी की दोहरी गणना का मतलब होता है कोई भी वस्तु है। मान लीजिए हमने एक उदाहरण के तौर पे यहाँ पे गेहूँ लिया है। यदि गेहूँ का दाम मान लीजिए 10 रुपये केजी है, तो यदि उससे आटा बनेगा तो वो ज़रूर गेहूँ से उसका दाम ज़्यादा होगा, उसका मूल्य अधिक होगा। यानी कि 12 रुपये हो सकता है, 15 रुपये हो सकता है। यदि गेहूँ से हमने मैदा का निर्माण किया तो उससे भी महंगा यानी कि 20 रुपये केजी हो सकता है। और मैदा से यदि समोसा बना दिया तो वो उससे भी ज़्यादा जो है उसका मूल्य होगा। तो इसके बीच का जो मूल्य संवर्धन है वो जीवीए होता है, जीवीई। यानी कि गेहूँ से समोसा तक के बीच में जितना उसका मूल्य संवर्धन हुआ, जिसका मूल्य बढ़ा, वही मूल्य संवर्धन कहलाता है। जीवीए उसको कहते हैं। ग्रास वैल्यू एडिशन, जीवीए का मतलब ग्रास वैल्यू एडिशन होता है। और दोहरी गणना का मतलब गेहूं का मूल्य यदि हमने काउंट कर लिया तो फिर आटा का काउंट करें, मैदा का काउंट करें, समोसा का काउंट करें तो ये दोहरी गणना हो जाएगी। तो हम डायरेक्ट जो है या तो समोसा का या इन दोनों के बीच का अंतर निकालते हुए जो है जितना भी मूल्य संवर्धन आएगा उसको निकालते हैं। यानी कि फाइनल प्रोडक्ट के रूप में हमारे वस्तु का मूल्य कितना होगा उसका जो है उसको राष्ट्रीय आय में हम उसका मापन करते हैं, उसको जोड़ते हैं। न कि गेहूं के भी मूल्य को, आटे के भी मूल्य को, मैदे के भी मूल्य को, सबके मूल्य को नहीं जोड़ा जा सकता है। और जो बीच की जो वस्तुएं हैं उसे इंटरमीडिएट प्रोडक्ट कहा जाता है। इसके बीच गेहूं से और समोसा बनने के बीच में जितनी भी वस्तुएं हैं उसे माध्यमिक उत्पाद या इंटरमीडिएट प्रोडक्ट कहते हैं। तो इंटरमीडिएट प्रोडक्ट का मूल्य नहीं जोड़ते हैं हम लोग, अंतिम उत्पाद का मूल्य जोड़कर इसको जो है निकाल लेंगे। इससे जो है दोहरी गणना नहीं हो पाएगी और हम राष्ट्रीय आय को शुद्ध तरीके से निकाल सकेंगे। तो आगे देखते हैं। उम्मीद है समझ में आया होगा आपको। जीडीपी को समझते हैं। जीडीपी क्या होता है? इसको जो है इंग्लिश में ग्रास डोमेस्टिक प्रोडक्ट कहा जाता है, जिसे सकल घरेलू उत्पाद कहते हैं। ग्रास डोमेस्टिक प्रोडक्ट यानी कि सकल घरेलू उत्पाद। यह देश की घरेलू सीमा के भीतर एक निश्चित समयावधि में उत्पादित समस्त अंतिम उत्पादों की मूल्यह्रास घटाए बिना मौद्रिक माप होती है। यह एक मात्रात्मक अवधारणा है तथा देश की अंतःशक्ति को व्यक्त करती है। इस बात को ध्यान रखिएगा, यह एक प्रकार की मात्रात्मक अवधारणा है। इसमें क्या कहा गया है? किसी देश की घरेलू सीमा के भीतर एक निश्चित समयावधि में उत्पादित समस्त अंतिम उत्पादों की मूल्यह्रास को घटाए बिना मौद्रिक माप होती है क्या? सकल घरेलू उत्पाद यानी कि जीडीपी। हमने आपको पिछले स्लाइड में बताया था कि ग्रास से नेट और नेट से ग्रास को कैसे प्राप्त किया जाएगा। तो ग्रास से जब हम
मूल्यह्रास को हटाते हैं यानी कि डिप्रिसिएशन को जब माइनस कर देते हैं तो हमको नेट प्राप्त होता है। और जितना नेट होता है, नेट में यदि हमने प्लस कर दिया, नेट में यदि प्लस कर दिया डिप्रिसिएशन को, तो हमको ग्रास प्राप्त हो जाता है। यानी कि मूल्य घटाने के पहले, मूल्यह्रास को घटाए बिना जो वैल्यू निकल के आती है वो होती है जीडीपी, ठीक। और जीडीपी निकल के आती है और उसमें से यदि हमने माइनस कर दिया, माइनस डिप्रिसिएशन को कर देंगे तो ये जो जी है वो तुरंत ही एन में बदल जाएगा, यानी कि एनडीपी हो जाएगा। तो अगला टर्म देखते हैं, जीडीपी। जीडीपी समझ में आया होगा आप लोगों को। आगे देखते हैं एनडीपी, जिसकी अभी हम बात कर रहे थे। तो एनडीपी कैसे निकालेंगे? एनडीपी निकालने के, एनडीपी का जो फुल फॉर्म होता है नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट होता है, यानी कि नेवल या शुद्ध घरेलू उत्पाद इसे कहेंगे। और अभी आप लोगों को बताया था कि जी से यन तक पहुंचने के लिए, जी को यन में बनाने के लिए हम डिप्रिसिएशन यानी कि मूल्यह्रास को घटाएंगे। तो जीडीपी से यदि यक्स माइनस कर दिया, यक्स मतलब डिप्रिसिएशन यानी कि मूल्यह्रास, मूल्यह्रास को यदि जीडीपी से निकाल देंगे तो ये जी तुरंत ही एन में बदल जाएगा और हमको मिलेगा एनडीपी। तो दो टर्म समझ में आया, एक जीडीपी, एक जीडीपी और दूसरा एनडीपी। आगे देखते हैं, अब उसके बाद दूसरा टर्म आता है जीएनपी। जीएनपी, तो जीएनपी क्या होता है? जो हमारा जीडीपी होता है, इसका फुल फॉर्म होता है ग्रास नेशनल प्रोडक्ट। ग्रास नेशनल प्रोडक्ट यानी कि सकल राष्ट्रीय उत्पाद। इसको जो है कैसे प्राप्त करेंगे? तो जो जीडीपी होता है, जीडीपी में से यदि प्लस माइनस करते हैं फॉरेन इनकम यानी कि विदेशी आय को, तो हमारा जो है निकल के आता है जीएनपी। हमने पिछली क्लास में आपको बताया था, एक डोमेस्टिक बताया था, डोमेस्टिक यानी कि घरेलू, और दूसरा बताया था नेशनल यानी कि राष्ट्रीय। तो नेशनल, राष्ट्रीय, डोमेस्टिक भी बताया और नेशनल भी बताया कि नेशनल क्या होता है, डोमेस्टिक क्या होता है। तो डोमेस्टिक को हमको यहाँ एन में परिवर्तित करना है, डोमेस्टिक को यानी कि घरेलू को नेशनल में परिवर्तित करना है। तो जीडीपी में से यदि हम फॉरेन इनकम को यानी कि विदेशी आय को जब हम माइनस कर देते हैं तो हमारा निकल के आ जाता है क्या, जो है जीएनपी। देखते हैं परिभाषा, एक देश के निवासियों के द्वारा एक निश्चित समयावधि में घरेलू सीमा के भीतर या बाहर उत्पादित समस्त अंतिम उत्पादों का मूल्यह्रास को घटाए बिना मौद्रिक माप जीएनपी कहलाती है। यह एक गुणात्मक अवधारणा है, इस बात को ध्यान रखिएगा कि यह एक प्रकार का गुणात्मक अवधारणा है। थोड़ा थोड़ा ही अंतर है इन सब की परिभाषा में, तो इसको ध्यान से एक बार दो बार वीडियो चला के देख लीजिएगा। फिर से इसकी परिभाषा को एक बार रिकॉल कर देते हैं। एक देश के निवासियों के द्वारा एक निश्चित समयावधि में घरेलू सीमा के भीतर या बाहर उत्पादित समस्त अंतिम उत्पादों की मूल्यह्रास घटाए बिना मौद्रिक माप ही जीएनपी कहलाता है। यह एक गुणात्मक अवधारणा होती है। तो ये हो गया हमारा जीएनपी। घरेलू सीमा को हमने बताया था आपको कि जो घरेलू सीमा क्या होती है। घरेलू सीमा जो है समुद्री सीमा हमारी 12 नॉटिकल मील तक है, और हमारे देश के नागरिक किसी दूसरे देश में जाकर जो है कोई भी धन उपार्जित करते हैं तो वो हमारी घरेलू सीमा, उनकी जो आय है वो घरेलू सीमा के अंदर ही आ जाएगी। आगे देखते हैं, ये कुछ टर्म थे जो हमने उस समय राष्ट्रीय आय उत्पादन करने के लिए हमने बताया था कि इसको हमको जानना ज़रूरी होता है। आगे देखिए, अब वहाँ पे हमने देखा जीएनपी, देखें जीएनपी। अब जी को एन में यदि कन्वर्ट करेंगे तो एनएनपी प्राप्त हो जाएगा, जो कि राष्ट्रीय आय होता है, वही राष्ट्रीय होता है। एनएनपी ही हमारा राष्ट्रीय आय होता है।
नेट नेशनल प्रोडक्ट उसे कहते हैं। जी को एन में कन्वर्ट, डी को एन में कन्वर्ट हमने कर लिया, उसमें से जो है प्लस माइनस फॉरेन इनकम को कर दिया, ठीक है। इसके बाद जो है हम चलेंगे एनएनपी, जो कि यही हमारा राष्ट्रीय आय होता है। इसे नेशनल इनकम भी कहा जाता है या नेट नेशनल प्रोडक्ट भी कहा जाता है। इसे नेट नेशनल प्रोडक्ट भी कहा जाता है। एनएनपी को नेट नेशनल प्रोडक्ट यानी कि निवल या शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद। तो एनएनपी, हालांकि जीएनपी हमको पता है और जी से एन तक जाने के लिए हमको पता है कि उसमें से माइनस मूल्य ह्रास करना है ना। माइनस मूल्य ह्रास को कर देंगे तो हमको मेरा जो जी है वो एन में कन्वर्ट हो जाएगा। जी जो है एन में कन्वर्ट करने के लिए हमें माइनस करना पड़ेगा मूल्य ह्रास को, मूल्य ह्रास यानी कि डिप्रिसिएशन को, है ना। तो यहाँ पे जी एन पी माइनस यक्स यदि कर लिया, जी एन पी माइनस यक्स, तो यानी कि यक्स का मीन्स मूल्य ह्रास, तो हमको मिल जाएगा एन एन पी, एन एन पी, है ना। आगे चलते हैं। एक प्रश्न देख लीजिए। निम्नलिखित में से किस भुगतान को राष्ट्रीय आय की गणना में शामिल किया जाएगा। अब इसमें से राष्ट्रीय आय की गणना में किसको किसको शामिल किया जाता है, किसको नहीं किया जाता है, उसको देखेंगे। तो इसमें पहला ऑप्शन हमारा है काम के बदले वेतन, पेंशन भुगतान, पुरानी वस्तुओं की बिक्री और उपहार। इसमें से पूछ रहा है कि राष्ट्रीय आय की गणना में किसको शामिल किया जाता है। तो राष्ट्रीय आय की गणना में उसे शामिल किया जाता है जिसके बदले कुछ दिया जाता हो। जैसे काम के बदले जो वेतन है, यही हमारा सही ऑप्शन हो जाएगा, काम के बदले वेतन। काम के बदले में कुछ न कुछ जो है हम उनको जो भी देते हैं, वेज देते हैं, वही उसको जो है राष्ट्रीय आय में उसकी गणना की जाती है। बाकी जो पेंशन भुगतान है, पेंशन भुगतान को इसलिए शामिल नहीं किया जाता क्योंकि इसके बदले व्यक्ति के द्वारा कोई कार्य नहीं किया जाता। रिटायरमेंट के बाद ये पेंशन भुगतान किया जाता है, तो इसलिए इसकी गणना राष्ट्रीय आय में नहीं की जाती है। पुरानी वस्तुओं की बिक्री, आप जानते हैं कि जब नई वस्तु रहती है तो उसकी गणना जो है राष्ट्रीय आय में हो गई रहती है, इसलिए पुरानी वस्तुओं की बिक्री का राष्ट्रीय आय में कोई गणना नहीं होती। और उपहार को भी शामिल नहीं किया जाता क्योंकि ये तीनों जो है हस्तांतरण आय के अंतर्गत आते हैं। हस्तांतरण आय के अंतर्गत, हस्तांतरण यानी कि आय, हस्तांतरण आय के अंतर्गत आते हैं, इसलिए इनको जो है राष्ट्रीय आय में शामिल नहीं किया जाता है। आगे एक और क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन हमारा है राष्ट्रीय आय की गणना में पेंशन बेरोजगारी भत्ता को शामिल नहीं किया जाता है। आगे हमने पढ़ा पेंशन और बेरोजगारी भत्ता को इसमें शामिल नहीं किया जाता है। अब कारण दे रखा है कि पेंशन व बेरोजगारी भत्ता हस्तांतरण भुगतान का उदाहरण है। फिर से अब इसमें ऑप्शन को देखेंगे तो पहला ऑप्शन हमारा है दोनों सही हैं, दोनों सही हैं और व्याख्या कर रहा है। ए और बी मतलब कथन और कारण दोनों व्याख्या कर रहा है। दूसरा ऑप्शन देखेंगे दोनों सही है और व्याख्या नहीं कर रहा है। सी में देखेंगे कथन सही है और कारण गलत है। और डी ऑप्शन में देखेंगे कथन गलत है और कारण सही है। तो इसमें ये दोनों ही सही है क्योंकि राष्ट्रीय आय की गणना में पेंशन और बेरोजगारी भत्ता को शामिल नहीं किया जाता है क्योंकि पेंशन और बेरोजगारी भत्ता दोनों ही हस्तांतरण भुगतान का उदाहरण है। ये दोनों ही सही है, इसलिए हमारा ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। ये रहा आज का वीडियो। यदि आपको पसंद आता है तो प्लीज़ इसे लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें और जो भी आपके डाउट रह जाते हैं उसको कमेंट बॉक्स में अवश्य ही लिखें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।